हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह मनोविज्ञान को समझने को लेकर लगातार चल रही सीरीज के छठे सेशन में आपके साथ। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के क्षेत्र या मनोविज्ञान की शाखाओं को लेकर। मनोविज्ञान की शाखाओं की बात करें या मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो पिछले सेशन में मैंने जाना था कि मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी से लेकर लगातार आगे बढ़ता रहा और 21वीं शताब्दी तक यह पूरी दुनिया का एक मुख्य विषय बन गया। इस लगातार मनोविज्ञान के विकास क्रम में या मनोविज्ञान पर हो रहे इन लगातार अध्ययनों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ दोस्तों। जैसे किसी व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया तो वह आगे चल के शिक्षा मनोविज्ञान कहलाया। किसी व्यक्ति ने बालक के विकास को लेकर या विकास के दौरान बालक का व्यवहार कैसे कैसे होता है इसको लेकर अध्ययन किया तो वह आगे चल के बाल विकास या बाल मनोविज्ञान बन गया दोस्तों। इसी प्रकार किसी व्यक्ति ने मानसिक विकास को लेकर संज्ञानात्मक विकास को लेकर अध्ययन किया तो वह आगे चलकर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाया। इस प्रकार लगातार मनोविज्ञान के अध्ययन में जब अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन होने लगा तो यही क्षेत्र आगे चल के मनोविज्ञान की शाखाएं कहलाई या मनोविज्ञान के क्षेत्र कहलाए दोस्तों। तो आज हम क्रमबद्ध उन सभी मनोविज्ञान के क्षेत्रों या शाखाओं की बात करेंगे जो वर्तमान में बड़े विशाल रूप से पूरी तरह से क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से अपने आप में मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में विकसित हो रहे हैं दोस्तों। ये जो मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं या मनोविज्ञान की शाखाएं हैं ये प्रारंभ से ही बन रही हैं। जब मनोविज्ञान के अर्थों में लगातार बदलाव आ रहा था, इसी दौरान अलग अलग व्यक्तियों ने मनोविज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में भी अध्ययन जारी था। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में ये शाखाएं इस तरीके से लगातार डेवलप हो रही हैं क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान है। वर्तमान में यूं कहें कि 21वीं शताब्दी मनोविज्ञान की ही शताब्दी है जहां हर क्षेत्र में मनोविज्ञान प्रवेश कर रहा है। तो आइए एक बार समझते हैं किस प्रकार मनोविज्ञान विभिन्न शाखाओं के साथ और क्षेत्रों के साथ अध्ययन किया जा रहा है। मनोविज्ञान की शाखाओं में दोस्तों पहली शाखा हमने लिखी है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने एक बुक लिखी थी एजुकेशन साइकोलॉजी और उस बुक के माध्यम से अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित की थी। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में संपूर्ण मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कक्षों में बालक, शिक्षक, सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया, इन सारी चीज़ों के दौरान कैसे बालक का व्यवहार होता है, शिक्षक का व्यवहार होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। और शिक्षा मनोविज्ञान को ही मैंने सबसे पहले क्यों डिस्कशन किया, क्योंकि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं तो व्याख्याता में सेकंड ग्रेड में, चाहे वो आरपीएससी के हों, चाहे केवीएस का टीजीटी पीजीटी हो, दिल्ली सबऑर्डिनेट का हो, इन सारे एग्जाम में शिक्षा मनोविज्ञान एक सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों। मनोविज्ञान की दूसरी शाखा की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरी शाखा है बाल विकास, जिसे पहले बाल मनोविज्ञान कहा जाता था और आगे चल के यही बाल मनोविज्ञान बाल विकास कहा जाने लगा। स्टैनली हॉल अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। स्टैनली हॉल ने अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के रूप में स्थापित किया। बाल विकास में बालक के जीवन प्रारंभ करने से लेकर परिपक्व होने तक के विकास के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। और बाल विकास वर्तमान में सीटेट, रीट और जितने भी टीईटी एग्ज़ाम हैं, इन सारे टीईटी एग्ज़ाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है सिलेबस का बाल विकास। मनोविज्ञान की तीसरी शाखा है दोस्तों संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव साइकोलॉजी को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम है जीन पियाजे। कोग्निटिव का मतलब होता है दोस्तों, जीन पियाजे कोग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक। संज्ञान का मतलब क्या?
एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे मस्तिष्क में सीखने के दौरान, समस्याओं का समाधान करने के दौरान या किसी भी मानसिक प्रक्रिया के दौरान बनती हैं, उसे कहा जाता है संज्ञान, कोग्निट। कैसे एक बालक का संज्ञान का विकास होता है और कैसे यह विकास सीखने के साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है, मनोविज्ञान की यह शाखा कहलाती है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। स्विस मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, जिन्हें विकासात्मक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। अगली शाखा आती है दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में मानव के मानसिक विकास से संबंधित समस्त विकसित होने वाले संप्रतियों को समझा जाता है, इसे कहा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान। अगली शाखा आती है दोस्तों जैविक मनोविज्ञान, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी के साथ, जैविक संरचनाओं के साथ व्यवहार का क्या संबंध है, किस प्रकार बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन जो होता है वो व्यवहार को तय करता है, वर्तमान में यह विषय बड़ा रुचि का विषय है और वर्तमान में इस शाखा पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बायोलॉजिकल साइकोलॉजी पे काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। अगली शाखा आती है दोस्तों तंत्रिका मनोविज्ञान, नर्व साइकोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, आपको याद होगा शायद, कि हमारा जो मन मस्तिष्क होता है ये दो संप्रतियों से मिलकर बना है। पहला हमारा मस्तिष्क और दूसरा हमारा मन, दोनों मिलकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं। तो ये जो मस्तिष्क होता है ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। इस मस्तिष्क का सिस्टम तंत्रिका तंत्र से होता है, नर्व सिस्टम से होता है, और ये नर्व सिस्टम पूरी बॉडी को मैसेजेस पहुंचाता है, सूचना पहुंचाता है। मानव के व्यवहार के साथ बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम होता है नर्व सिस्टम का। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पैर में कांटा चुभता है, पैर में कांटा चुभा, पैर में कांटा चुभने के तुरंत हाथों हाथ पूरी बॉडी में विभिन्न पार्ट्स, विभिन्न प्रक्रियाएं शुरू कर देते हैं। जैसे पैर में कांटा चुभा तो वह पैर ऊपर उठता है, दूसरा पैर मजबूत होता है क्योंकि पूरा वेट उसी पे आना है, हाथ तुरंत दौड़कर कांटा निकालता है, मुंह से आवाज़ निकलती है, भौहें फैल जाती हैं, पूरी बॉडी में पेन का एहसास होने लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें विद इन माइक्रो सेकेंड घटित होती हैं। इन सब के घटित होने के पीछे कारण किसका होता है, कौन जिम्मेदार होता है सूचनाओं के आदान प्रदान का? यहाँ जिम्मेदार था दोस्तों हमारा नर्व सिस्टम। इसका व्यवहार के साथ क्या कनेक्शन है, इन सारी चीज़ों को तंत्रिका मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा आती है सामाजिक मनोविज्ञान। मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव सामाजिक प्राणी है जिसका विकास प्रारंभ से लेकर परिपक्व और मृत्यु तक समाज के बीच में होता है। समाज के साथ में रह के मानव या बालक या मनुष्य या कोई भी प्राणी मात्र अपने समस्त व्यवहारों को तय करता है। तो समाज के साथ एक व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करता है, कैसे इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों सामाजिक मनोविज्ञान में, सोशल साइकोलॉजी। अगली मनोविज्ञान की शाखा आती है सांस्कृतिक मनोविज्ञान, कल्चरल साइकोलॉजी। सांस्कृतिक मनोविज्ञान जो है वो समाज की संस्कृति से संबंधित होती है। हर समाज का अपना एक कल्चर होता है, हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। उस संस्कृति में, उस कल्चर में मानव कैसे इंटरेक्शन करता है, उसके साथ कैसे विकसित होता है, और यह संस्कृति मानव के विकास पर कैसे प्रभाव डालती है, कैसे व्यक्ति के व्यवहारों को संस्कृति प्रभावित करती है, तय करती हैं और दिशा प्रदान करती हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है सांस्कृतिक मनोविज्ञान में। अगली मनोविज्ञान की शाखा आती है दोस्तों पर्यावरण मनोविज्ञान, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का बहुत महत्व है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि पर्यावरण जो है, इस पर्यावरण के साथ मानव अनुक्रियाएं करता है और इन अनुक्रियाओं का प्रतिफल मानव विकास होता है। जैसे कि हम आगे समझेंगे कि एक जीव वातावरण के साथ अंतःक्रियाएं करता है और इन अंतःक्रियाओं का प्रतिफल डेवलपमेंट या विकास कहलाता है। तो वातावरण या पर्यावरण किस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, कैसे व्यक्ति का विकास इसके साथ से जुड़ा हुआ है, इन सबको अध्ययन जहां किया जाता है मनोविज्ञान की वह शाखा कहलाती है दोस्तों पर्यावरण मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की अगली शाखा है स्वास्थ्य मनोविज्ञान, हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी का संबंध मानव के स्वास्थ्य से है। स्वास्थ्य यहाँ दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य। यहाँ संदर्भ शारीरिक स्वास्थ्य का व्यवहार के साथ है। किस प्रकार व्यक्ति का स्वास्थ्य
व्यवहार को प्रभावित करता है, किस प्रकार व्यक्ति का स्वास्थ्य विभिन्न मानसिक संक्रियाओं को और प्रक्रियाओं को तय करता है, निर्धारित करता है, कैसे स्वास्थ्य इन सब चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है जो मनोविज्ञान में अध्ययन की जाती हैं। यह मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। अगला है दोस्तों निदानात्मक नैदानिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। मानव व्यवहार कई बार सामान्य होता है, अच्छा होता है, लेकिन कई सारी मानसिक विकृतियों के चलते ये खराब भी हो जाता है, बिगड़ जाता है। जब मानव का व्यवहार गलत डायरेक्शन में चला जाता है, या यूं कहें जब मानव के व्यवहार में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इन विकारों को ठीक करने के लिए मनोविज्ञान की सहायता ली जाती है, और वह मनोविज्ञान जो मानसिक विकारों को ठीक करता है उसे कहा जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, निदानात्मक या नैदानिक मनोविज्ञान। अगली शाखा है दोस्तों औद्योगिक या संगठनात्मक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। औद्योगिक या संगठनात्मक मनोविज्ञान की बात करें फ्रेंड्स, तो उद्योगों में या ऐसे ही संगठनों में जहां पर ह्यूमन पावर काम करता है, बहुत सारा मानव संसाधन के रूप में काम करता है, वहाँ उद्योग में कैसे मानव का व्यवहार होगा, कैसे उद्योग की वृद्धि के लिए मानव के व्यवहार को ठीक किया जाए, या इंडस्ट्री के साथ इन सारी चीज़ों को कैसे तय किया जाए, इसको अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के औद्योगिक और संगठनात्मक शाखा में। असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। मानव का व्यवहार जब सामान्य होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब कभी मानव का व्यवहार असामान्य हो जाता है, तो जब मानव के असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो मनोविज्ञान की वह शाखा कहलाती है असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अगली शाखा है क्रीड़ा मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। क्रीड़ा मनोविज्ञान में दोस्तों खेलने के दौरान क्या व्यवहार होता है, किस तरह का व्यवहार होता है, या फिर एक स्पोर्ट्समैन का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है क्रीड़ा मनोविज्ञान में। इसके साथ साथ खेलों का मानव के व्यवहार पर और मानसिक स्वास्थ्य पर, मानसिक संरचनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का क्या रिलेशन है, वो सब भी अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान की शाखा क्रीड़ा मनोविज्ञान के साथ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अगला हमारा मनोविज्ञान का क्षेत्र है युद्ध मनोविज्ञान या सैन्य मनोविज्ञान, वार साइकोलॉजी। जो हमारे सैनिक होते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, जिनके कारण आज हम घर पर सुरक्षित हैं, आमने सामने चीज़ों को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी साइकोलॉजी की एक शाखा काम करती है जिसे कहा जाता है सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य मनोविज्ञान सैनिकों के व्यवहार को लेकर समझने का मनोविज्ञान है। ऐसी शाखा मनोविज्ञान की जहां सैनिकों या युद्ध से संबंधित व्यवहारों को समझा जाता है उसे कहा जाता है सैन्य मनोविज्ञान या फिर युद्ध मनोविज्ञान। अगली शाखा आती है दोस्तों न्यायालयिक मनोविज्ञान, जुडिशियल साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जज के सामने जब एक पक्ष का वकील और एक विपक्ष का वकील दोनों बहस कर रहे होते हैं, गवाह अपनी बात रख रहे होते हैं, तब जज जो होता है वो सारे लोगों के व्यवहार को देखता है, समझता है कि इनमें से कौन अपनी बात को सही तरीके से रख रहा है, कौन सही तरीके से नहीं रख पा रहा है, वास्तव में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तथ्य, प्रमाण और साक्ष्य तो अपनी जगह होते ही हैं, लेकिन एक जज अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होता है, और अगर वो अच्छी तरह से साइकोलॉजी को समझता है तो डेफिनेटली उसके जो निर्णय हैं वो ज़्यादा सार्थक होंगे। तो जुडिशरी से संबंधित व्यवहार का मनोविज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान की वह शाखा कहलाती है न्यायालयिक मनोविज्ञान या जुडिशियल साइकोलॉजी। अगली शाखा आती है प्रबंधकीय मनोविज्ञान, मानव संसाधन मनोविज्ञान। मानव संसाधन का मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, MBA करते हैं HR में, ह्यूमन रिसोर्स। तो जो ह्यूमन है, मानव है, वो संसाधन के रूप में कैसे काम करता है, हम कैसे मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग लें, या मानवीय संसाधनों को किसी एक क्षेत्र विशेष में या किसी कार्य में कैसे ज़्यादा इन्वॉल्व करें, या कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाए कि वो संसाधन के रूप में ठीक तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। इससे जहाँ अध्ययन किया जाता है दोस्तों, मनोविज्ञान की वह शाखा कहलाती है प्रबंधकीय मनोविज्ञान या फिर मानव संसाधन मनोविज्ञान। मैनेजमेंट वालों के साथ ये शाखा बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम करती है। अगली शाखा मनोविज्ञान की है महिला मनोविज्ञान, वीमेन साइकोलॉजी।
महिलाओं के व्यवहार को जानने के लिए, विभिन्न परिस्थितियों में वो कैसे सामंजस्य बनाती हैं और कैसे उनका व्यवहार पुरुषों से भिन्न होता है, कैसे वो समायोजन को लेकर, मानसिक परेशानियों को लेकर और स्थितियों के साथ तालमेल बिठाती हैं। इन सारी चीज़ों को मनोविज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है महिला या स्त्री मनोविज्ञान। अगली शाखा आती है राजनीतिक मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। एक गजब की बात बताएं आपको, जितने भी नेता हैं बड़े गजब के मनोवैज्ञानिक होते हैं। उन्हें पता होता है कि मेरी कौन सी बात का इफेक्ट किस तरीके से पब्लिक पे जाएगा और मुझे क्या कहना है ताकि लोग मुझे वोट करें और मैं आगे चला जाऊं या मैं विन कर लूं। तो एक राजनीतिज्ञ जो होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है। किस प्रकार राजनीति में मनोविज्ञान व्यवहार काम करता है, किस प्रकार राजनीतिज्ञों के लिए लोगों के साथ डील करना है, उनके साथ कैसे कन्विंस करना है, इन सारी चीज़ों का जहाँ अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान की वह शाखा है दोस्तों राजनीतिक मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अगली शाखा आती है अपराध मनोविज्ञान, क्रिमिनल साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपराध को लेकर यहाँ इस शाखा में समझा जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने क्यों अपराध किया होगा, क्या रीजन, क्या स्थितियाँ ऐसी रही होगी जिसके वशीभूत होकर उसने अपराध किया होगा। अब अपराधी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए कि आगे चल के वह इस आदत को छोड़ दें या अपराधी प्रवृत्ति से दूर चला जाए। इन सारी चीज़ों का मनोविज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है अपराध मनोविज्ञान या क्रिमिनल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की अगली शाखा आती है दोस्तों पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी। पीछे के सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि व्यवहारवादियों ने एक बात कही थी, क्या कि किसी भी प्रयोग को, परीक्षण को पहले व्यवहार के संदर्भ में अगर देखना है तो पशुओं पर किया जाए, उसके बाद फिर उसको मानव पर अप्लाई किया जाए। तो व्यवहारात्मक जो विचारधारा वाले व्यक्ति थे, व्यवहारवादी थे, उन्होंने पशु मनोविज्ञान को महत्व दिया। पशु मनोविज्ञान में पशुओं के व्यवहार को अध्ययन किया जाता है। 1905 में पावलोव ने सबसे पहले कुत्ते पर अपने प्रयोग किए थे। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग करना शुरू किया था। इन व्यक्तियों के प्रयोगों के बाद विभिन्न परिस्थितियों में सीखने को लेकर कैसे पशु काम करता है, उस आधार पर सिद्धांत और नियम तय किए गए जो आगे चल के बालकों में शिक्षा मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो सिंपल सी बात, मनोविज्ञान की वह शाखा जहां पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी। अगली शाखा आती है सामुदायिक मनोविज्ञान, कम्युनिटी साइकोलॉजी। देखिए पीछे हमने पढ़ा था सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। वहाँ मैंने आपको बताया था कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो एक समुदाय में रहता है, एक कम्युनिटी में रहता है। उस कम्युनिटी के साथ, समुदाय के साथ वो कैसे इंटरेक्शन करता है, उसका व्यवहार कम्युनिटी के व्यवहार के साथ कैसे संबंधित होता है और कैसे वो कम्युनिटी या समुदाय के व्यवहार में अपने आप को विकसित करता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह कहलाती है सामुदायिक मनोविज्ञान। अगली शाखा आती है दोस्तों तुलनात्मक मनोविज्ञान, कंपैरेटिव साइकोलॉजी। तुलनात्मक मनोविज्ञान में विभिन्न व्यक्तियों के बीच व्यवहारों को लेकर तुलना की जाती है, या फिर व्यक्तियों और पशुओं या फिर अन्य चीज़ों के बीच तुलना की जाती है, या फिर विभिन्न परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों में तुलना करके उसके व्यवहार को समझा जाता है। तो मनोविज्ञान की वह शाखा कहलाती है तुलनात्मक मनोविज्ञान, कंपैरेटिव साइकोलॉजी। अगली शाखा है परामर्श मनोविज्ञान, काउंसलिंग साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है परामर्श मनोविज्ञान। देखिए दोस्तों, हम सबका मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ये ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे व्यवहार को सीधा प्रभावित करता है। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ है तो हमारा व्यवहार भी सकारात्मक और अच्छा होगा, और अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही गड़बड़ है तो हमारा व्यवहार भी नकारात्मक मोड पर होगा। हमें व्यवहार में जो चीज़ें प्रक्षेपित हो रही हैं उनमें नेगेटिविटी होगी, नकारात्मक अनुक्रियाएं होंगी। तो फिर इन नकारात्मक अनुक्रियाओं को, नकारात्मक विचारों को, या फिर यूं कहें कि हमारे व्यवहार में बन रही बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए मनोविज्ञान में एक शाखा है जहां इन सारी बातों के परामर्श हैं, इन सब के समाधान हैं, उसे कहा जाता है परामर्श मनोविज्ञान, काउंसलिंग साइकोलॉजी।
और याद रखिए यह भारत में सबसे व्यापक और बड़ा क्षेत्र होने वाला है आने वाले टाइम में। अभी रिसेंटली स्कूल्स में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलर्स को हायर किया जा रहा है, काउंसलर्स को रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि किशोरों में और बालकों के जो मानसिक स्वास्थ्य हैं उसमें कई सारी परेशानियां आ रही हैं। किशोर और बालक नकारात्मक व्यवहार की ओर जा रहे हैं, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक काउंसलर की आवश्यकता होती है, जो काउंसलिंग करके उन्हें डायरेक्शन प्रदान करता है कि आप में बनने वाला अमुक व्यवहार क्यों बना और अब आप क्या करें ताकि आपका व्यवहार सही या सकारात्मक दिशा में जाए। तो यह मनोविज्ञान की शाखा हुई परामर्श मनोविज्ञान, काउंसलिंग साइकोलॉजी। अगली मनोविज्ञान की शाखा है विद्यालय मनोविज्ञान, स्कूल साइकोलॉजी। विद्यालय मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्यालय में होने वाले समस्त व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बालकों का व्यवहार, शिक्षकों का व्यवहार, प्रशासकों का व्यवहार, मैनेजमेंट का व्यवहार, कम्युनिटी का व्यवहार, और ये सारा व्यवहार कैसे स्कूल में संस्थान के रूप में काम करता है, इन सबको मनोविज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है। वह कहलाती है विद्यालय मनोविज्ञान या स्कूल साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय असल में समाज में स्थापित किए हुए ऐसे औपचारिक केंद्र हैं जहां पर बालकों को एक औपचारिक रूप से इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिससे वह बालक आगे चल के समुदाय में एक उपयुक्त नागरिक के रूप में स्थापित हो सकें, समस्याओं का समाधान कर सकें, उस समुदाय के लिए भावी नागरिक तैयार हो सकें। तो विद्यालय के साथ समस्त व्यवहारों को जहां अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वह कहलाता है विद्यालय मनोविज्ञान, स्कूल साइकोलॉजी। अगली शाखा है मनोविज्ञान की आलोचनात्मक मनोविज्ञान, क्रिटिकल साइकोलॉजी। क्रिटिकल साइकोलॉजी में विभिन्न संप्रदायों के साथ आलोचनाएं तथा विभिन्न अलग अलग नजरिए से व्यक्तियों के व्यवहार का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस आलोचनात्मक अध्ययन की शाखा को कहा जाता है क्रिटिकल या आलोचनात्मक मनोविज्ञान। अगली शाखा दोस्तों वैश्विक मनोविज्ञान, ग्लोबल साइकोलॉजी। ग्लोबल साइकोलॉजी में पूरे यूनिवर्सल लेवल पर, पूरे ग्लोबलाइजेशन लेवल पर कैसे मानवीय व्यवहार होता है या अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में दूसरे क्षेत्रों से किस प्रकार मानव व्यवहार भिन्न होता है, वो कैसे एक दूसरे के साथ प्रभावित होते हैं, इन सबको अध्ययन किया जाता है वैश्विक मनोविज्ञान में, ग्लोबल साइकोलॉजी में। अगली शाखा है दोस्तों विधिक मनोविज्ञान, लीगल साइकोलॉजी। विधिक का मतलब लीगल, किसके हिसाब से लीगल? किसी भी देश में जो कानून बना हुआ है उसके हिसाब से जो व्यवहार होता है वो लीगल या विधिक व्यवहार कहलाता है, विधि के अनुसार, विधि के अनुरूप। तो विधि के अनुसार कैसे व्यवहार होना चाहिए, इन सबको जहां अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है विधिक मनोविज्ञान। कोर्ट में या वकीलों के साथ यह मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा संबंधित होता है। अगली शाखा है व्यवसायिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यवसाय में व्यक्ति किस प्रकार इन्वॉल्व है, उस व्यवसाय में अपने आप को कैसे बेस्ट परफॉर्म करता है, कैसे वहाँ अपने आप को सर्वाइव करता है, और उस व्यवसाय के साथ, ऑक्यूपेशन के साथ कितना उसका अटैचमेंट है, कैसा इंटरेक्शन है, कैसे उसको स्वीकार करता है, यह जहाँ अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है व्यवसायिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, OHP। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारे जॉब से कितने सेटिस्फाई हैं, हम हमारे जॉब से कितना लव करते हैं, इस पे डिपेंड करता है हमारा उस व्यवसाय के प्रति व्यवहार या उस व्यवसाय के प्रति हमारा स्वास्थ्य। हमेशा याद रखिए जो भी काम हम कर रहे हैं, या तो इस काम से हमें लव करना है, इस काम को पूरे मनोयोग से करना है, या फिर काम ही चेंज कर देना है, तब कहलाएगा सही रूप से व्यवसायिक स्वास्थ्य। आगे चलते हैं व्यक्तित्व मनोविज्ञान, पर्सनालिटी साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे व्यक्तित्व अपने आप में विकसित होता है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, किस प्रकार काम करता है, सबसे मेन चीज कैसे व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को लेकर, व्यक्तित्व के विकास को लेकर, व्यक्तित्व की बाधाओं को लेकर अध्ययन करता है, वह कहलाता है व्यक्तित्व साइकोलॉजी या फिर पर्सनालिटी साइकोलॉजी। दूसरा फ्रेंड्स संख्यात्मक मनोविज्ञान, क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी। यहाँ मनोविज्ञान की इस शाखा में उन सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें संख्यात्मक तरीके से मापा जा सकता है, उसे कहते हैं संख्यात्मक मनोविज्ञान। अगली शाखा है मनोमिति,
मनोचिकित्सक साइकोलॉजी, साइकोमेट्रिक्स या साइकियाट्री। साइकोमेट्रिक्स या साइकियाट्री जो होता है दोस्तों, यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो चिकित्सा से जुड़ा हुआ विषय है। सीधी भाषा में, जब किसी व्यक्ति का मेंटल कंपोनेंट डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मानसिक संप्रत्य बिगड़ जाता है, तो वह मानसिक रूप से विकृत हो जाता है या पागलपन की ओर चला जाता है। जहां इन सारी चीज़ों को ठीक किया जाता है वह कहलाती है मनोमिति या मनोचिकित्सक मनोविज्ञान, जो हॉस्पिटल लेवल पे काम करती हैं। अगली शाखा है गणितीय मनोविज्ञान, मैथमेटिकल साइकोलॉजी। विभिन्न गणितीय संकल्पनाओं में मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स के साथ कैसे व्यवहार होता है, कैसे गणितज्ञों का और गणितीय संप्रतियों के साथ व्यवहार और मनोरचनाएं, मानसिक कंपोनेंट काम करता है, वह सब अध्ययन किया जाता है गणितीय मनोविज्ञान में। अगली शाखा आती है दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। पीछे हमने डिस्कशन किया था, विलियम वुंट के द्वारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की गई। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में व्यक्तियों के ऊपर प्रयोग किए गए। क्या प्रयोग किए गए? उन्हें कहा गया कि आप आपका अंतः निरीक्षण करके आपकी मानसिक संरचनाओं के बारे में बताइए कि कैसे आपकी मानसिक संरचना बनी हुई है, मेंटल स्ट्रक्चर आपका किस तरीके का है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे विचारते हैं, कैसे आप में भाव बनते हैं, इमोशन बनते हैं, इन सब के बारे में आप बताइए। तो यह शाखा कहलाई प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जो विलियम वुंट के द्वारा लिप्जिग यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई थी। अगली शाखा है दोस्तों शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। शरीर क्रियात्मक, हमारा शरीर कैसे क्रियाएं करता है, हमारे शरीर की क्रियाएं कैसे मस्तिष्क के साथ संबंधित होती हैं, कैसे मस्तिष्क, मन और हमारा नर्व सिस्टम बॉडी के साथ कनेक्शन बनाता है और कैसे क्रियाएं करता है, इसे कहा जाता है शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान। अगली शाखा हमारी समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी। एक समूह में कोई भी व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, समूह के व्यवहार को वह कैसे समझता है, समूह उसके व्यवहार को कैसे बदलता है। तो समूह में या ग्रुप में होने वाली समस्त व्यवहारात्मक गतिविधियां, मेंटल प्रोसेस मनोविज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन की जाती हैं वह शाखा कहलाती है दोस्तों समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी। विद्यालय मनोविज्ञान, स्कूल साइकोलॉजी। विद्यालय मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्यालय में होने वाले समस्त व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बालकों का व्यवहार, शिक्षकों का व्यवहार, प्रशासकों का व्यवहार, मैनेजमेंट का व्यवहार, कम्युनिटी का व्यवहार, और ये सारा व्यवहार कैसे स्कूल में संस्थान के रूप में काम करता है, इन सबको मनोविज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है। वह कहलाती है विद्यालय मनोविज्ञान या स्कूल साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय असल में समाज में स्थापित किए हुए ऐसे औपचारिक केंद्र हैं जहाँ पर बालकों को एक औपचारिक रूप से इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिससे वह बालक आगे चल के समुदाय में एक उपयुक्त नागरिक के रूप में स्थापित हो सकें, समस्याओं का समाधान कर सकें, उस समुदाय के लिए भावी नागरिक तैयार हो सकें। तो विद्यालय के साथ समस्त व्यवहारों को जहाँ अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वह कहलाता है विद्यालय मनोविज्ञान, स्कूल साइकोलॉजी। अगली शाखा है मनोविज्ञान की आलोचनात्मक मनोविज्ञान, क्रिटिकल साइकोलॉजी। क्रिटिकल साइकोलॉजी में विभिन्न संप्रदायों के साथ आलोचनाएं तथा विभिन्न अलग अलग नजरिए से व्यक्तियों के व्यवहार का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस आलोचनात्मक अध्ययन की शाखा को कहा जाता है क्रिटिकल या आलोचनात्मक मनोविज्ञान। अगली शाखा दोस्तों वैश्विक मनोविज्ञान, ग्लोबल साइकोलॉजी। ग्लोबल साइकोलॉजी में पूरे यूनिवर्सल लेवल पर, पूरे ग्लोबलाइजेशन लेवल पर कैसे मानवीय व्यवहार होता है या अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में दूसरे क्षेत्रों से किस प्रकार मानव व्यवहार भिन्न होता है, वो कैसे एक दूसरे के साथ प्रभावित होते हैं, इन सबको अध्ययन किया जाता है वैश्विक मनोविज्ञान में, ग्लोबल साइकोलॉजी में। अगली शाखा है दोस्तों विधिक मनोविज्ञान, लीगल साइकोलॉजी। विधिक का मतलब लीगल, किसके हिसाब से लीगल? किसी भी देश में जो कानून बना हुआ है उसके हिसाब से जो व्यवहार होता है वो लीगल या विधिक व्यवहार कहलाता है, विधि के अनुसार, विधि के अनुरूप। तो विधि के अनुसार कैसे व्यवहार होना चाहिए, इन सबको जहाँ अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है विधिक मनोविज्ञान। कोर्ट में या वकीलों के साथ यह मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा संबंधित होता है। अगली शाखा है व्यावसायिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी भी व्यवसाय में व्यक्ति किस प्रकार इन्वॉल्व है, उस व्यवसाय में अपने आप को कैसे बेस्ट परफॉर्म करता है, कैसे वहाँ अपने आप को सर्वाइव करता है, और उस व्यवसाय के साथ, ऑक्यूपेशन के साथ कितना उसका अटैचमेंट है, कैसा इंटरेक्शन है, कैसे उसको स्वीकार करता है, यह जहाँ अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है व्यावसायिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, OHP। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारे जॉब से कितने सेटिस्फाई हैं, हम हमारे जॉब से कितना लव करते हैं, इस पे डिपेंड करता है हमारा उस व्यवसाय के प्रति व्यवहार या उस व्यवसाय के प्रति हमारा स्वास्थ्य। हमेशा याद रखिए, जो भी काम हम कर रहे हैं, या तो इस काम से हमें लव करना है, इस काम को पूरे मनोयोग से करना है, या फिर काम ही चेंज कर देना है, तब कहलाएगा सही रूप से व्यावसायिक स्वास्थ्य। आगे चलते हैं। व्यक्तित्व मनोविज्ञान, पर्सनालिटी साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे व्यक्तित्व अपने आप में विकसित होता है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, किस प्रकार काम करता है, सबसे मेन चीज कैसे व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को लेकर, व्यक्तित्व के विकास को लेकर, व्यक्तित्व की बाधाओं को लेकर अध्ययन करता है, वह कहलाता है व्यक्तित्व साइकोलॉजी या फिर पर्सनालिटी साइकोलॉजी। दूसरा फ्रेंड्स, संख्यात्मक मनोविज्ञान, क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी। यहाँ मनोविज्ञान की इस शाखा में उन सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें संख्यात्मक तरीके से मापा जा सकता है, उसे कहते हैं संख्यात्मक मनोविज्ञान। अगली शाखा है मनोमिति, मनोचिकित्सक साइकोलॉजी, साइकोमेट्रिक्स या साइकियाट्री। साइकोमेट्रिक्स या साइकियाट्री जो होता है दोस्तों, यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो चिकित्सा से जुड़ा हुआ विषय है। सीधी भाषा में, जब किसी व्यक्ति का मेंटल कंपोनेंट डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मानसिक संप्रति बिगड़ जाता है, तो वह मानसिक रूप से विकृत हो जाता है या पागलपन की ओर चला जाता है। जहां इन सारी चीज़ों को ठीक किया जाता है वह कहलाती है मनोमिति या मनोचिकित्सक मनोविज्ञान, जो हॉस्पिटल लेवल पे काम करती हैं। अगली शाखा है गणितीय मनोविज्ञान, मैथमेटिकल साइकोलॉजी। विभिन्न गणितीय संकल्पनाओं में मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स के साथ कैसे व्यवहार होता है, कैसे गणितज्ञों का और गणितीय संप्रतियों के साथ व्यवहार और मनोरचनाएं, मानसिक कंपोनेंट काम करता है, वह सब अध्ययन किया जाता है गणितीय मनोविज्ञान में। अगली शाखा आती है दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। पीछे हमने डिस्कशन किया था, विलियम वुंट के द्वारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की गई। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में व्यक्तियों के ऊपर प्रयोग किए गए। क्या प्रयोग किए गए? उन्हें कहा गया कि आप आपका अंतः निरीक्षण करके आपकी मानसिक संरचनाओं के बारे में बताइए कि कैसे आपकी मानसिक संरचना बनी हुई है, मेंटल स्ट्रक्चर आपका किस तरीके का है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे विचारते हैं, कैसे आप में भाव बनते हैं, इमोशन बनते हैं, इन सब के बारे में आप बताइए। तो यह शाखा कहलाई प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जो विलियम वुंट के द्वारा लिप्जिग यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई थी। अगली शाखा दोस्तों शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। शरीर क्रियात्मक, हमारा शरीर कैसे क्रियाएं करता है, हमारे शरीर की क्रियाएं कैसे मस्तिष्क के साथ संबंधित होती हैं, कैसे मस्तिष्क, मन और हमारा नर्व सिस्टम बॉडी के साथ कनेक्शन बनाता है और कैसे क्रियाएं करता है, इसे कहा जाता है शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान। अगली शाखा हमारी समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी। एक समूह में कोई भी व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, समूह के व्यवहार को वह कैसे समझता है, समूह उसके व्यवहार को कैसे बदलता है। तो समूह में या ग्रुप में होने वाली समस्त व्यवहारात्मक गतिविधियां, मेंटल प्रोसेस मनोविज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन की जाती हैं वह शाखा कहलाती है दोस्तों समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी। किशोर मनोविज्ञान, एडोलसेंट साइकोलॉजी। किशोर मनोविज्ञान मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि मानव के विकास की संपूर्ण अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि यहाँ शारीरिक और संवेगात्मक ऐसे बदलाव आते हैं बालक में जो अब तक नहीं आए थे, और ये बदलाव बड़े व्यापक और तेजी के साथ आते हैं। इसलिए किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल कंपोनेंट में बहुत बड़े बदलाव आते हैं, और यहाँ पर बालक को मनोवैज्ञानिक मदद या मनोवैज्ञानिक सहायता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें एक किशोर के बारे में या किशोर से संबंधित समस्त व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं किशोर मनोविज्ञान, एडोलसेंस साइकोलॉजी। अगली शाखा दोस्तों शिशु मनोविज्ञान,
इन्फेंसी। इन्फेंसी शिशुअवस्था को कहा जाता है। शिशुअवस्था मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिशु के व्यवहार से संबंधित समस्त अध्ययन किया जाता है, उसे शिशु मनोविज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, अगली मनोविज्ञान की शाखा है वृद्ध मनोविज्ञान। वृद्ध मनोविज्ञान में वृद्धावस्था में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार उसमें वृद्धावस्था में या वृद्ध हो जाने के बाद विभिन्न मानसिक संरचनाओं में बदलाव आता है, सोचने समझने की क्षमताओं में बदलाव आता है, अनुभवों में बदलाव आता है, उसके विचारों में चेंजेस आते हैं, व्यवहार बदलने लगता है। इन सबको अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान की शाखा वृद्ध मनोविज्ञान में। अगली शाखा है फ्रेंड्स परिवहन मनोविज्ञान, ट्रैफिक साइकोलॉजी। ट्रैफिक साइकोलॉजी परिवहन मनोविज्ञान में परिवहन के दौरान, यातायात के दौरान, ट्रैफिक के दौरान मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है आर्थिक मनोविज्ञान, इकोनॉमिकल साइकोलॉजी। आर्थिक मनोविज्ञान में अर्थ से संबंधित मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति अपनी बचत को लेके किस प्रकार का व्यवहार करता है, आजीविका को लेके किस प्रकार का व्यवहार करता है, अर्थ को लेकर उसका क्या नजरिया है, आर्थिक पक्ष को लेकर वह क्या सोचता है। तो आर्थिक परिदृश्य से संबंधित समस्त व्यवहारों को मनोविज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है आर्थिक मनोविज्ञान, इकोनॉमिकल साइकोलॉजी। अगला मनोविज्ञान हमारा चिकित्सा मनोविज्ञान, मेडिकल साइकोलॉजी। दोस्तों, मेडिकल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें चिकित्सा से संबंधित समस्त व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। एक चिकित्सक चिकित्सालय में किस प्रकार का व्यवहार करता है, पेशेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसे पेशेंट्स के साथ उसको पेश आना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो चिकित्सा के क्षेत्र में व्यवहार के दौरान अध्ययन की जाती हैं वह मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है। दोस्तों, चिकित्सा मनोविज्ञान या मेडिकल साइकोलॉजी। अगला मनोविज्ञान का क्षेत्र है सुधारात्मक मनोविज्ञान, करेक्शनल साइकोलॉजी। किसमें करेक्शन? मानवीय व्यवहारों में करेक्शन। मानव के व्यवहार में आई उन सभी त्रुटियों में सुधार करना, ऐसी विसंगतियों में सुधार करना जो व्यवहार से जुड़ी हुई हैं, मानवीय संक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं, आंतरिक अप्रत्यक्ष संकल्पनाओं से जुड़ी हुई हैं, उन सब में सुधार करने वाली शाखा को कहा जाता है सुधारात्मक मनोविज्ञान, करेक्शनल साइकोलॉजी। अगली साइकोलॉजी है सकारात्मक मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी। सकारात्मक मनोविज्ञान दोस्तों मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें पॉजिटिविटी को लेकर अध्ययन किया जाता है। सकारात्मकता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अहम चीज होती है पॉजिटिविटी, क्योंकि जो हमारे सोचने का तरीका होता है वही तरीका हमारे मस्तिष्क की संरचना को प्रभावित करने लगता है, और मस्तिष्क की संरचना जो ही प्रभावित होती है सीधा व्यवहार उसके साथ जुड़ा होता है और व्यवहार में बदलाव आने लगता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो व्यवहार नकारात्मक नजरिए की ओर लेके जाएगा और हमारे द्वारा होने वाली अनुक्रियाएं भी नकारात्मक ही होने लगेगी। और अगर हमारे विचार और थॉट प्रोसेस सकारात्मक हैं तो उससे हमारी संपूर्ण मानसिक प्रक्रिया प्रभावित होगी और हमारे व्यवहार में होने वाली सारी गतिविधियां, सारी प्रक्रियाएं सकारात्मक होने लगेगी। तो मनोविज्ञान के समस्त सकारात्मक व्यवहारों का अध्ययन जहां किया जाता है वह कहलाता है सकारात्मक मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी। अगली शाखा है ग्रामीण मनोविज्ञान, रूरल साइकोलॉजी। ग्रामीण मनोविज्ञान का मतलब हो गया दोस्तों ग्राम या ग्रामीण क्षेत्र को लेकर लगातार मानव के मस्तिष्क में बदल रहे तरीकों, विचारों और एटीट्यूड को लेकर जहां अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है ग्रामीण मनोविज्ञान। ग्रामीण संरचनाएं, ग्रामीण व्यवहार, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण समाज, ग्रामीण रीति रिवाज, परंपराएं, धारणाएं, ये किस प्रकार शहरों से अलग हैं, शहरों की तरफ किस प्रकार आकर्षित हो रही हैं, इन सब में कैसे बदलाव आ रहा है मनोविज्ञान में जहां यह अध्ययन किया जाता है वह शाखा कहलाती है ग्रामीण मनोविज्ञान। अगली शाखा है दोस्तों अभियांत्रिकी मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, और इसका एक और नाम है ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग। दोस्तों, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एक व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं या उसमें निहित योग्यताएं किस प्रकार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मदद करने वाली है, किस प्रकार वहां इनको ज्यादा उपयोग किया जा सकता है, यह मनोविज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वह शाखा कहलाती है अभियांत्रिक मनोविज्ञान। एक व्यक्ति में निहित क्षमताएं किस प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या तकनीक या विभिन्न नक्शे, मैपिंग
इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सारे संपत्तियों के साथ कैसे काम करती हैं, कैसे जुड़ी होती हैं, उसको और कैसे एनरिच किया जाए, किसके संदर्भ में, मनोविज्ञान के कंपोनेंट, अभियांत्रिकी कंपोनेंट के संबंध में। इस शाखा को कहा जाता है अभियांत्रिकी मनोविज्ञान। अगली शाखा दोस्तों अंतरिक्ष मनोविज्ञान, स्पेस साइकोलॉजी। अंतरिक्ष में जाने के दौरान व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, वह कैसे सोचता है, किस प्रकार अंतरिक्ष को लेके उसके माइंड में कॉन्सेप्ट्स हैं, व्यवहार हैं, विचार हैं, उन सारी चीज़ों को अंतरिक्ष मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है दोस्तों व्यावसायिक मनोविज्ञान, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी। व्यावसायिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें युवाओं के व्यवहार को, क्षमताओं को, अभिरुचियों को अध्ययन करके उन्हें व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किए जाते हैं कि आपको अमुक व्यवसाय करने में ज़्यादा अच्छा होगा, आप वहाँ ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। मनोविज्ञान की 50 के लगभग शाखाओं का हमने अध्ययन किया, इनका एक परिचय हमने लिया, हम गो थ्रू ये इनसे। दोस्तों मनोविज्ञान की शाखाओं को लेकर के बात करें तो इनके अलावा भी और कई मनोविज्ञान की शाखाएं हैं जो लगातार मनोविज्ञान के अध्ययन को आगे बढ़ा रही है। बहुत सिंपल सी बात है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, अनुभूतियों का अध्ययन है, विभिन्न मानसिक गतिविधियों का अध्ययन है, मानसिक संक्रियाओं का अध्ययन है। और ये मानसिक संक्रियाएं, व्यवहार व्यक्ति उठने से लेकर सोने तक लगातार विभिन्न क्षेत्रों में करता रहता है। और इन विभिन्न क्षेत्रों में जब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लगातार उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो आगे चल के वही मनोविज्ञान की शाखा बन जाती है। दोस्तों हम आधुनिक मनोविज्ञान में जी रहे हैं, 21वीं सेंचुरी है। इस 21वीं सेंचुरी में जहां मनोविज्ञान लगातार और भी कई नए क्षेत्रों में अध्ययन किया जा रहा है तो आगे चल के कई सारी शाखाएं इसकी विकसित होने वाली है। तो दोस्तों मनोविज्ञान एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है और संपूर्ण मानव के व्यवहार का विषय है जिसको लगातार सीखते समझते हुए हम स्वयं का तो व्यवहार समझेंगे ही, साथ में अन्य व्यक्तियों का व्यवहार भी समझने लगेंगे। एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा कि कैसे व्यवहार काम करता है। तो आज हमने मनोविज्ञान की शाखाओं को लेकर, क्षेत्रों को लेकर समझा, उनका एक परिचय हमने जाना। तो दोस्तों आज का सेशन हम यही बाइंड अप करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बाइंड अप करने से पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, जो भी साथी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन सेशंस को प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में देख रहे हैं, वो सारे के सारे सेशंस को सीक्वेंस वाइज देखें। 1 नंबर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ये हमारा 6 सेशन था आज। इन सबको सिस्टमेटिक सीक्वेंस वाइज देखें, समझें बड़े ध्यान से। और ज़्यादा बढ़िया होगा एक नोटबुक आप बनाएं, उस नोटबुक में हर एक चीज़ को लिखते चले जाएं। मैं जब भी डिस्कशन करता हूं पहले चीज़ों को समझाता हूं, उन पर हम बात करते हैं, उसके बाद फिर बोर्ड पर उनको डिस्क्रिप्टिव मैनर में लेकर आते हैं। तो बोर्ड पे जो लिखा है उन सारी चीज़ों को आपको राइट डाउन करते हुए चलना है। उन चीज़ों के साथ जब मैं चर्चा करता हूं तो उन चर्चा में आए हुए बिंदुओं को भी आप उन नोट्स में जो लिखा उसके साथ आप जोड़ते हुए चलिए। मेरा मानना है दोस्तों, अगर इस तरीके से आप नोटबुक के साथ हर एक सेशन को सीक्वेंस वाइज देखते रहेंगे, लगातार रिवीजन करते रहेंगे, तो मनोविज्ञान आपके लिए सबसे आसान विषय होने वाला है। किसी भी कंपटीशन में अब तक आपको लेकर इसकी कुछ भी धारणा रही हो, लेकिन आई गारंटीड विद यू कि आरपी सिंह के साथ आप मनोविज्ञान को बड़े मजे के साथ सीखेंगे और मनोविज्ञान आपके लाइफ में बड़े बदलाव लेकर आएगा। इसी आशा के साथ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक दोस्तों व्यस्त रहिए, सीखते रहिए।